मैं हूं योगेश शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ अकाउंट चैनल। आज हमारे साथ इंटरव्यू पर बैठे हैं मधुसूदन यादव जी, जो पूर्व सांसद, पूर्व महापौर और पूर्व जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं और मौजूदा स्थिति में वो अभी भाजपा प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। आज हम लोकसभा के चुनाव को लेके, शहर की स्थिति को लेके और राजनीतिक पटाक्षेप को लेकर इनसे चर्चा करेंगे। नमस्कार भैया। विधानसभा चुनाव के बाद आप लगभग लोकसभा के दौरे पर हैं। हर गांव में, हर कार्यक्रम में, सामाजिक कार्यक्रमों में भी आपकी उपलब्धता है। अब बात करते हैं विधानसभा चुनाव की, तो 8 विधानसभाएं हैं अपने यहाँ लोकसभा के अंदर, जिसमें 5 में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। लोकसभा का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी के पास नहीं है, तो लोकसभा में जीत का दावा किस आधार पे है? दोनों चुनाव की परिस्थितियां अलग अलग होती है। पिछली बार हमारे पास एक ही सीट थी 8 में से और लगभग 2 लाख वोट से हम पीछे थे। इसके बावजूद हम 1,11,000 वोट से इस चुनाव को जीते लोकसभा का। इस बार भले ही हम 3 विधानसभा जीते हैं, लेकिन 3 विधानसभा में हम 30,339 वोटों से आगे हैं कांग्रेस से। तो अभी तो ये हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है कि 5 विधानसभा में हम हार गए, ये विषय नहीं है। कांग्रेस की तरफ से लोकसभा प्रत्याशी हैं पूर्व सीएम भूपेश बघेल। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले और उनके प्रत्याशी घोषित होने के बाद ही उन पर एक एफआईआर हो गई। एफआईआर में उनका नाम जोड़ गया। इसको लेकर चर्चा है कि ये राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है। इसको लेकर आप क्या कहें? ये कांग्रेस का आरोप हो सकता है। जांच एजेंसियां जो है कोई एक दिन की कार्रवाई नहीं है कि आज वो कैंडिडेट घोषित हो गए और उसके ऊपर एफआईआर हो गई और बीजेपी ने करवा दिया। जांच एजेंसियां लगातार उस प्रक्रिया में काम कर रही है और आगे भी कुछ भी हो सकता है, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं। कांग्रेस ने प्रदेश में विधायक देवेंद्र यादव, कवासी लखमा को भी कैंडिडेट बनाया है, जिनके ऊपर ऑलरेडी मामले दर्ज हैं। उनको लेकर आपका क्या कहना है? मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास कैंडिडेट की कमी है, इसलिए ऐसे लोगों को उन्होंने उम्मीदवार बनाया, चाहे राजनांदगांव में हो, चाहे बिलासपुर में हो, चाहे बस्तर में हो, जिन लोगों ने 5 साल भ्रष्टाचार के माध्यम से पैसे कमाए। बड़ा आरोप है ये। उनके पास पैसा होना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। आखिर ऐसा क्या है कि दुर्ग से ही भूपेश बघेल राजनांदगांव, दुर्ग से ही बिलासपुर में आपका देवेंद्र यादव, दुर्ग से ही ताम्रध्वज साहू महासमुंद में। तो जिन लोगों के पास पिछले 5 साल में पैसा आया, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, भ्रष्टाचार, सारे मामलों के माध्यम से, उन लोगों को ही लोगों ने कैंडिडेट बनाया ताकि ये पैसे के दम पर चुनाव लड़ सके। राजनांदगांव की राजनीति को, जिले की राजनीति को आप काफ़ी करीब से जानते हैं। आपने कभी बात कही कि कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं है, तो राजनांदगांव में भी जो कैंडिडेट हैं वो दुर्ग से आए हैं। इसको लेकर बातचीत हो रही है, लोग चर्चा करते हैं कि बाहरी कैंडिडेट हैं। तो इसको लेकर कांग्रेस की स्थानीय नेताओं को लेकर आपका कहना क्या है? क्योंकि सबसे और सबकी कार्यशैली से, उनकी भूमिका से आप चित परिचित हैं, तो स्थानीय नेताओं को जो है तवज्जो नहीं मिली, चाहे वो विधानसभा की बात हो, चाहे वो लोकसभा की बात हो। उसको लेकर आपका क्या कहना है? पहली बात तो मैं ये कहूँगा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सोचना चाहिए। विधानसभा और लोकसभा, इसके पहले भी विधानसभा 3 बार लगातार स्थानीय नेताओं को मौका नहीं मिला। तो आखिर क्या कारण है या क्या वजह है, ये हमारे सोचने का विषय नहीं है, ये कांग्रेस के लोगों को सोचने का विषय है। क्या उनमें क्षमता नहीं है या प्रदेश कांग्रेस जो है उनका उपयोग करती है? बस भाई वो जीते चाहे हारे, टिकट उनको देना चाहिए। आप राजनांदगांव जिले में जन नेता के रूप में उभरे हैं। आपका जनसंवाद अच्छा है, मुलाकात अच्छी है सबसे। उसके बाद भी आप डोंगरगांव से विधानसभा चुनाव लड़े और आपको हार का सामना करना पड़ा। दूसरा सवाल ये है कि इस बार फिर जो है भरत वर्मा डोंगरगांव से हार गए।
दोनों ओबीसी वर्ग से आते हैं और वो हिस्सा भी जो है ओबीसी वर्ग का है। उसके बाद दोनों को हार का साउंड। पहले आपका सवाल कि आपको हार क्यों वहां मिली, उसके पीछे का पॉलिटिकल कारण। देखिए, जब मैं 18 का चुनाव लड़ा था उस समय तो बड़े बड़े लोग धराशायी हो गए थे और कारण था कांग्रेस का घोषणा पत्र। बड़े बड़े लोग हार गए थे। कवर्धा 60,000 से हार गए, कसडोल 60,000 से हार गए, बड़े बिग फिगर हार गए थे। तो मुझे भी हार का सामना करना पड़ा। इस बार वो विधानसभा हम जीत सकते थे, छोटी मोटी कमियां हुई, इसकी वजह से बहुत कम अंतर से, लगभग 26 साढ़े 2600 वोट से पीछे रह गए। 2 से 3 चुनाव की अगर डोंगरगांव विधानसभा की बात करें तो पार्टी को वहां अंतरकलह और भीतरघात का भी सामना करना पड़ा है। उसका नुकसान पार्टी को कहीं हुआ है, कैंडिडेट को हुआ है, जिसका असर जीत और हार पर पड़ा हो। प्रॉपर डोंगरगांव ऐसा नहीं मानता, ऐसा है नहीं है। थोड़ा बहुत राजी नाराजगी रहती है, वो चलता है, लेकिन सब काम करते हैं। सबने काम किया है, हमारे इलेक्शन में भी काम किया है, इस इलेक्शन में। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो कास्ट को लेकर बातचीत करती हैं। अगर अपन लोकसभा क्षेत्र राजनांदगांव की बात करें तो बीजेपी से जो उम्मीदवार हैं संतोष पांडे जी, वो सामान्य वर्ग से आते हैं और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो ओबीसी वर्ग से आते हैं। राजनांदगांव का बड़ा हिस्सा जो है वो ओबीसी बाहुल है। तो इसका असर चुनाव में दिखेगा कि नहीं दिखेगा, क्योंकि आप भी एक बड़े नेता हैं ओबीसी वर्ग के। देखिए, जनता ये तय करेगी कि राजनांदगांव का हित किसने किया। अगड़ा पिछड़ा ये कोई विषय नहीं है चुनाव में, क्योंकि कोई रिजर्व सीट है नहीं। हाँ भाई, राजनांदगांव के 4 कार्यालय आप दुर्ग ले गए मुख्यमंत्री रहते हुए। राजनांदगांव में जो भी घोषणाएं की उसको पूरा नहीं किया। राजनांदगांव के 5 साल मुख्यमंत्री रहते हुए उपेक्षा की। वहीं दूसरी तरफ संतोष पांडे जी ने जितना प्रयास हो सकता था केंद्रीय योजनाओं का लाभ राजनांदगांव को दिलाया। राजनांदगांव के चाहे रेलवे का मामला हो, चाहे NHI का मामला हो, और अभी सरकार बनने के बाद चाहे विजय शर्मा जी की सपोर्ट से हो और संतोष पांडे जी ने मिल करके कटघोरा से लेकर के जो डोंगरगढ़ रेल लाइन है उसके लिए बजट में प्रावधान कराया। जो राज्य का हिस्सा है वो 5 साल नहीं मिला। तो जब ये चुनाव लड़ने आ रहे हैं तो इनको बताना चाहिए कि इन्होंने 5 साल क्यों नहीं दिया। तो ये अगड़ा पिछड़ा का विषय नहीं है। जनता खुद इस बात को महसूस करेगी कि संतोष पांडे जी ने 5 साल क्या किया और इन्होंने 5 साल क्या किया। आप पूर्व महापौर भी रहे हैं, शहर के विकास कार्यों में भी आपका योगदान रहा है। इसी बीच एक बड़ा भ्रष्टाचार का मामला शहर में उठा था, बूढ़ा सागर सौंदर्यीकरण का, जिसमें कांग्रेस के पाले में गेंद आती है तो वो बीजेपी को कहती है और बीजेपी के पाले में गेंद आती है तो कांग्रेस को। हालांकि अभी नगर निगम में कांग्रेस की सत्ता है और प्रदेश में भाजपा की सरकार है। तो बूढ़ा सागर के मामले को आखिर उसके रिजल्ट तक पहुंचाया जाएगा कि नहीं पहुंचाया जाएगा, क्योंकि वो मामला अभी तक स्टैंड है, कोई बड़ी कार्रवाई, कोई जांच नहीं हो पाई। बूढ़ा सागर का मामला और जांच कब आया? वर्तमान महापौर के कार्यकाल में आया। उन्होंने जांच को पूरा क्यों नहीं कराया? क्यों 5 साल में दोषियों तक नहीं पहुंच पाए? जहां तक हमारे कार्यकाल का सवाल है तो हमारे कार्यकाल में जितना काम हुआ, हमने कलेक्टर को बोल के एक रिपोर्ट बनवाई। रिपोर्ट बना करके जितना भुगतान उन्होंने सुनिश्चित किया कमेटी ने, उतना ही भुगतान हमारे कार्यकाल में हुए। उससे थोड़ा बहुत अन्य कामों का भी हुआ है। लेकिन जो भ्रष्टाचार की बात आ रही है, जो उंगली उठ रही है, कांग्रेस को क्यों लग गया 5 साल? 4 साल से आप नगर निगम में काबिज हो, 5 साल आपका शासन गुजर गया। इस 5 साल में आपको बीजेपी के लोगों को सजा देने में कहाँ दिक्कत थी? इसका मतलब साफ है कि बीजेपी के लोग उसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं है। जो कुछ भी हुआ है वो इनके कार्यकाल में हुआ है
और ये छोटे मोटे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करके अपने गिरेबान को बचाना चाहते हैं। प्रदेश स्तर की राजनीति की बात करें तो अभी 2-3 दिन से एसीबी जो है वो एक्शन में आ गई है, एंटी करप्शन ब्यूरो। चुनाव का समय है तो आपको लगता है चाहे वो महादेव ऐप हो, चाहे कोल घोटाला हो, उसमें कुछ गिरफ्तारियां हो सकती है जिसमें कांग्रेस के ऐसे नेताओं के भी नाम हैं जो अभी कैंडिडेट हैं। तो आपको लगता है कि इस तरीके से कुछ ऐसी गिरफ्तारियां जैसी दिल्ली में हुई, सीएम केजरीवाल जो हैं वो जेल चले गए हैं, ऐसी कोई परिस्थिति छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी बन जाए, क्योंकि बड़े नेताओं का नाम यहाँ पर है और चुनाव का समय है ये। जांच एजेंसियां जो है अपनी प्रक्रिया में काम कर रही है, उसके बारे में हम नहीं बोल सकते। वो कोई हमारी एजेंसी तो है नहीं, तो स्वतंत्र एजेंसी अपना काम कर रही है। आप जो है आपके अगर राजनीतिक जीवन को देखा जाए तो काफ़ी फ्लक्चुएशन है, उतार चढ़ाव है उसमें। आप पद में भी रहे हैं, संगठन में भी रहे हैं, कुछ समय आप साइलेंट भी हुए हैं। तो इसको लेकर अब शहर में चर्चा होने लगी है कि आप फिर जो है शहर की राजनीति पे इंटरेस्टेड हैं। तो कहीं ना कहीं आपको नगर निगम के नेता के तौर पे यहाँ की जनता देख पाएगी अगर प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं महापौर की तो? नहीं, अब मेरी कोई इच्छा नहीं। आप कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे अब? पार्टी अगर आपको ऑफर करे तो? समय की बात है। नहीं, चुनाव आपकी लड़ने की इच्छा व्यक्त करना गलत बात है। मैंने विधानसभा में भी नहीं किया, इस समय भी नहीं किया और आगे भी नहीं करना। क्योंकि आप भाजपा का बड़ा चेहरा है इसलिए बोल रहा हूँ। पार्टी जो काम देगी वो करूँगा। नमस्कार, धन्यवाद मधुसूदन यादव जी। आज हमारे साथ मधुसूदन यादव ने काफ़ी बेबाकी से अपने जवाब रखे, उनके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद।